हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है सोवर्निटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोवर्निटी से। तो सोवर्निटी पे क्या क्वेश्चंस आ सकता है कि सोवर्निटी पे हम लोग को नोट्स लिखना आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? सोवर्निटी मीन्स द सुप्रीम पावर और अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू मेक इट ओन लॉज, टेक डिसीजन एंड गवर्न इट्स पीपल विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। इसका मतलब ये होता है कोई भी बाहर की अथॉरिटी, कोई भी अदर कंट्री की अथॉरिटी हम लोग पे आकर के किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकती है। हम लोग इंडिपेंडेंट है अपने लॉस को बनाने के लिए। हम लोग के पास सुप्रीम पावर है, पूरा पावर हम लोग के हाथ में कि हम लोग अपना लॉस खुद बनाए, खुद डिसीजन ले और अपने इंडिया को गवर्न करें, अपने पीपल को गवर्न करें। पहले हम लोग के पास सोवर्निटी नहीं था क्योंकि ब्रिटिश ने हम लोगों को कंट्रोल कर रखा था। तो उस टाइम पे हम लोग के पास सोवर्निटी पावर नहीं था। और अभी जब से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 से, तो हम लोग के पास ये सोवर्निटी है। कोई भी अदर कंट्री, कोई भी बाहर की अथॉरिटी हमें आकर के कंट्रोल नहीं कर सकती। इट इज़ द हाईएस्ट पावर विद इन अ कंट्री डैट कैन नॉट बी ओवर रूल्ड बाई एनी अदर पावर। ये सबसे हाईएस्ट पावर है। कोई भी अदर पावर हमें आके ओवर रूल नहीं कर सकती। हमको खुद ही रूल करना है। और आइदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, मतलब इनसाइड कंट्री के अंदर भी कोई आकर के ओवर रूल नहीं कर सकती, ना ही कंट्री के बाहर से कोई पावर आके ओवर रूल कर सकती है। सोवर्निटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट का, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं तो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट का ओवरऑल कंट्री को स्टेट बोला जाता है इन पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज। तो ओवरऑल स्टेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है। अ कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट। एक कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा जब तक उसके पास पूरा कंट्रोल पावर नहीं होगा लॉज के ऊपर। हमारा अगर लॉज के ऊपर पूरा कंट्रोल है, हमारे पीपल के ऊपर कंट्रोल है और अपने टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल है, तो हम इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके वजह से हम आज इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट ये चीज़ मेंटेन चला आ रहा है क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हमारे पास सोवर्निटी है। अब सोवर्निटी के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह का सोवर्निटी होता है? तो फर्स्ट है इंटरनल सोवर्निटी। इंटरनल मतलब ही देखिए अंदर। दिस मीन्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक लॉज एंड डिसीजन विद इन इट्स ओन टेरिटरी। अपना जो क्षेत्र है, अपना जो एक इंडिया का मैप है, अपना जो ओन टेरिटरी है, उस पे गवर्नमेंट का पावर होना और उसके टेरिटरी, अपने टेरिटरी के लिए लॉज को बनाना। तो ये अलाउ करता है स्टेट को। इट अलाउज द स्टेट टू कंट्रोल एवरीथिंग इनसाइड इट्स बॉर्डर। हम लोग का जो इंडिया का मैप आपको अच्छे से पता होगा, तो हम लोग के बॉर्डर के अंदर, मतलब दूसरे कंट्री में नहीं, अपना जितना क्षेत्र है हम लोग के पास, उस पर पूरा कंट्रोल होना। जैसे इकोनॉमी पे कंट्रोल होना, अपने लॉज पे कंट्रोल होना और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होना। तो इसी को कहते हैं इंटरनल सोवर्निटी। इंटरनल सोवर्निटी मतलब अपने टेरिटरी के अंदर अपना खुद का कंट्रोल होना। एग्जाम्पल, द इंडियन गवर्नमेंट मेक इट ओन लॉज लाइक द राइट टू एजुकेशन एट इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का लॉज बनाते हैं और अपने टेरिटरी में उस चीज़ को लागू करते हैं। अपना लॉज कहीं और लागू नहीं हो सकता, अपने टेरिटरी में लागू होगा। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, जीएसटी एक्ट, नो अदर कंट्री इंटरफेयर इन हाउ इंडिया रन्स इज इंटरनल अफेयर्स। तो कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी कि इंडिया अपना इंटरनल अफेयर्स, मतलब अपने क्षेत्र के अंदर उसका जो भी अफेयर चल रहा है, जो भी अफेयर मतलब कि जो भी चीज़ें चल रही है, लॉज बनाना है या कोई एक्ट लागू करना है, कैसे चलाना है, तो वो सब इंडिया वो खुद करेगा। कोई भी अदर कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती कि आपने क्यों एजुकेशन एक्ट लागू किया, आपने क्यों जीएसटी किया। ये सब चीज़ें नहीं है। अपना पावर अपने हाथ में है। इंडिया का पावर इंडिया के हाथ में है। कोई भी अदर कंट्री अपना पावर नहीं लेके आ सकती है और इंटरफेयर कर सकती है। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोवर्निटी। एक्सटर्नल मतलब ही बाहर का। दिस मीन्स दैट द स्टेट इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी अदर फॉरेन पावर। कोई स्टेट अपना इंडिपेंडेंट है, फ्री है और फॉरेन पावर के कंट्रोल से भी फ्री है। फॉरेन पावर अपने हम लोग को कंट्रोल करके नहीं रखा है। नो अदर कंट्री, और कोई भी अदर कंट्री, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें अपने मन के हिसाब से करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। मतलब कोई भी हमें फोर्स नहीं करेगा कि आपको इसी काम को करना है। हमारा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, हम अपने इंडिया को रूल करेंगे और रन करेंगे अपने गवर्नमेंट को। तो ये है एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल।
जैसे एग्जाम्पल क्या है, इंडिया डिसाइड्स इट्स फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली, हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, हमारी नीति क्या होगी फॉरेन से रिलेटेड, तो वो चीज़ इंडिया खुद डिसाइड करेगा। इट चूज हाउ टू मेंटेन रिलेशन विद अदर कंट्री, हमें चूज करना है ये कि हम अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, हमारा यूएसए के साथ कैसा होगा, चाइना के साथ, रशिया के साथ, तो ये सब हमारे हाथों में है कि हमें अदर कंट्री के साथ रिलेशन कैसा रखना है, विदाउट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम एनी ऑफ देम। कोई भी हमें ऑर्डर नहीं देगा कि आप चाइना से अच्छा से बना के रखो या यूएसए से अच्छे बना के रखो, हमारे हाथ में है कि हमें किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन बना करके रखना है। इसी को एक्सटर्नल सोवर्निटी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर के फॉरेन पावर के कंट्रोल में अपना इंडिया नहीं है। इंटरनल मतलब अपने अंदर का लॉज हम लोग खुद बनाएंगे और खुद गवर्न करेंगे, खुद कंट्रोल करेंगे, बाहर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आते हैं, ये टाइप्स हो गया, 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ सोवर्निटी पे। तो फर्स्ट फीचर है एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब पूरा पावर। सोवर्निटी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। अभी बोले कि एक कंट्री तभी इंडिपेंडेंट है जब उसके हाथ में सोवर्निटी है, तो ये सबसे ऊपर है। अगर यही नहीं रहेगा तो इंडिपेंडेंट कैसे कहलाएगा कोई भी कंट्री। तो सोवर्निटी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। द गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स डिसीजन। गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है अपने डिसीजन पे और उस डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंडिविजिबल। सोवर्निटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। द पावर टू मेक लॉज एंड गवर्न बिलोंग ओनली टू वन सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये इंडिविजिबल है, मतलब कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। पावर एक ही के हाथ में है, जो है सेंट्रल अथॉरिटी, वही लॉ बनाएगा, वही गवर्न करेगा। थर्ड है परमानेंट। द सोवर्निटी ऑफ अ स्टेट कंटिन्यूज इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस। सोवर्निटी चलता रहेगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एक इसका पार्ट है, तो ये परमानेंट है, ये कोई मतलब टेम्पोररी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चेंज भी होता है तो सोवर्निटी रहेगा। यूनिवर्सल। सोवर्निटी अप्लाइज टू ऑल द पीपल इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री। सोवर्निटी सब कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सब पे ये लागू होता है। सोवर्निटी का इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिपेंडेंस। इट गिव्स अ कंट्री कंप्लीट फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। ये इंडिपेंडेंट देता है, हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं सोवर्निटी के वजह से। कंट्री अपना फ्रीडम है कंट्री के पास कि वो अपना अफेयर खुद मैनेज करें। लॉज एंड ऑर्डर। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग। ये हेल्प करता है कि हम अपना पीस, शांति और स्टेबिलिटी अपने कंट्री के अंदर बना के रखें, अपने लॉ को एनफोर्स कर करके। यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। सोवर्निटी कीप द नेशन यूनाइटेड। एक अथॉरिटी के अंदर हमारा एक नेशन यूनाइटेड है, एक अथॉरिटी है हमारे पास, तो उसके अंदर पूरे लोग हैं और वो यूनाइटेड हैं। रिस्पेक्ट अमंग नेशंस। अ सोवरेन स्टेट कैन फॉर्म रिलेशन विद अदर कंट्रीज एंड इक्वल टर्म्स। एक सोवरेन स्टेट अदर कंट्रीज के साथ इक्वली रिलेशन बना करके चल सकता है। जैसा मेरा यूएसए के साथ रिलेशन है, वैसा ही सेम रिलेशन मेरा चाइना के साथ हो सकता है। ये अपने हाथ में है हमारा। तो सारे नेशंस के साथ अपना अच्छा बॉन्डिंग बना करके चलना, ये भी हमारे हाथ में है। तो इसे एक्सप्लेन इन एग्जाम्पल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ से अगर इसको हम लोग अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो क्या होगा एग्जाम्पल? व्हेन इंडिया मेक लॉज अबाउट, अगर इंडिया लॉ बनाता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, इट डज नॉट नीड परमिशन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इस किसी भी चीज़ों पे लॉ बनाने के लिए इंडिया को किसी से भी परमिशन लेने की अदर कंट्री से ज़रूरत नहीं है। तो ये दिखाता है, ये शो करता है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, उसके पास फुल राइट है डिसाइड करने का कि लोगों के लिए बेस्ट क्या होगा। सिमिलरली ड्यूरिंग इंटरनेशनल मीटिंग्स, तो इसी तरह इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी इंडिया अपने लिए बात करता है, नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल। कोई भी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके जी में जो मनाएगा वो बोलेगा, जो उसको सही लगेगा वो उस चीज़ का साइड लेगा। तो ये इंडिया अपने लिए बोलेगा, ना कि किसी के दबाव में बोलेगा, ना कि किसी के कंट्रोल में बोलेगा। तो ये पूरा पार्ट हो जाता है सोवर्निटी का कंप्लीट, जिसमें हम लोग पढ़ें कि सोवर्निटी का डेफिनेशन क्या है, सोवर्निटी होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और सोवर्निटी के फीचर्स क्या क्या हैं। इससे हटके आपका कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकता है और अदर कोई क्वेश्चन अगर होगा तो वो भी करवा दिया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो इतना में सोवर्निटी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशलिज्म। सोशलिज्म को अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए बीच का वर्ड आ रहा है सोशल, मतलब सोसाइटी, तो ये इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। तो सोशलिज्म इज अ सिस्टम इन विच वेल्थ, रिसोर्सेज एंड पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमंग ऑल पीपल इन सोसाइटी। सोशलिज्म वो सिस्टम है जिसमें पैसा यानी वेल्थ, रिसोर्सेज, पावर, हर चीज़ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारे सोसाइटी में, लोगों में। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ डैट एवरी वन शुड हैव। ये इस बिलीफ पे बना है कि सब कोई, जितने लोग हैं, एवरी वन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू लीव अ गुड लाइफ। तो
सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए कि वो अपनी अच्छे जीवन को बिता सके। एंड नो वन शुड सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, किसी को भी पॉवर्टी फेस ना करना पड़े। वाइल अदर एंजॉय एक्सट्रीम वेल्थ, ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा है जो कि बहुत ऐसा अमीर बन के बैठा है और वो पूरा एक्सट्रीम वेल्थ एंजॉय कर, और एक बहुत ही गरीब है जिसको खाने तक को पैसे नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के तरफ से सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज़ का। तो इन अ सोशलिस्ट कंट्री, हमारा कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये सब वर्ड हमारे प्रियम्बल में भी ऐड है। तो इन अ सोशलिस्ट कंट्री द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। इकोनॉमी को कैसे प्लान करना है कि कैसे हम लोग वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज टू मेक श्योर एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स। ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि ये श्योरिटी होना चाहिए कि हर किसी को एक बेसिक नीड फुलफिल हो सके। हर किसी को जो एक बेसिक नीड होता है जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, तो ये सब चीज़ हर लोगों का फुलफिल हो सके। तो ये गवर्नमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही प्लानिंग करता है और यही कंट्रोल करता है कि कैसे वेल्थ और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो द मेन गोल ऑफ सोशलिज्म, तो इसका मेन गोल यही है कि इनइक्वालिटी, रिच और पुअर में जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, उसको हटाया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि हर लोग अपनी डिग्निटी के साथ अपने जीवन को जी सकें। अब आता है इसके फीचर्स, की फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। फर्स्ट क्या है, इक्वलिटी फॉर ऑल। मतलब अभी हम लोग बात किए कि डिस्ट्रीब्यूशन सब में इक्वल होगा, तो पहला ही वही है कि सब कोई इक्वल हैं। सोशलिज्म यही क्रिएट करता है सोसाइटी में कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, राइट्स मिले, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, वो अमीर है गरीब है ये सब नहीं पता, उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए। जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके बैकग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि कानून के नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में सभी कोई इक्वल हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल एंड हॉस्पिटल्स आर ओपन। गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, सोशलिज्म में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, ये सब गवर्नमेंट के अंदर में, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर में नहीं है। एग्जाम्पल, इन इंडिया इंडियन रेलवे एंड भारत पेट्रोलियम आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक बेनिफिट। ये पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करती है, ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं इसको लिया गया, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में है, तो इस पर गवर्नमेंट का ही रूल चलेगा। वेलफेयर ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट ये फोकस करती है कि लोगों का अच्छा कैसे हो सके, लोग सिटीजन्स हमारे खुश कैसे रह सके, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट नहीं देखती कि हमें प्रॉफिट कितना चाहिएगा, वो सिटीजन्स को देखती कि सिटीजन्स का फ़ायदा किस में है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बनाती है जैसे फ्री हेल्थ केयर, सब्सिडाइज फूड, हेल्प पुअर फैमिलीज लिव बेटर लाइफ्स। तो ये सब चीज़ जो पॉलिसीज़ आती हैं जिसके मदद से वो लोगों की मदद करती है और वो इंश्योर करती है कि लोग अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। प्लान्ड इकोनॉमिक, द गवर्नमेंट मेक प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट प्लान करके अपना इकोनॉमी को चलाती है, तो वो प्लान कर लेती है कि कैसे हमें अपना डेवलपमेंट करना है इकोनॉमिकली, और सारे रिसोर्सेज का फेयर यूज़ करना है और बैलेंस के साथ हमें चलना है और ग्रोथ बैलेंस के साथ हमें करना है। जैसे इंडिया का 5 ईयर प्लान जो आया था वो 2015 से पहले, क्योंकि 2015 के बाद ये 5 ईयर प्लान चेंज होकर के नीति आयोग बन गया। प्लानिंग कमीशन था पहले, उसके बाद ये बन गया नीति आयोग। तो उस समय जब प्लानिंग कमीशन था तो इसका नाम था इंडिया का 5 ईयर प्लान। ये 2015 से पहले, क्योंकि 2015 में नीति आयोग आ गया, काम यही है, नाम अलग है। तो इंडियाज़ 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग। तो इंडिया का 5 ईयर प्लान यही था कि फोकस करना था कि कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करके सारे लोगों के बेनिफिट में काम किया जा सके। 5 नंबर पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। इसके वजह से, सोशलिज्म के वजह से धीरे धीरे हम लोग को रिडक्शन करना होगा इनइक्वालिटी को। सोशलिज्म ट्राई टू रिड्यूस द गैप, ये चाहता है, सोशलिज्म ट्राई करता है कि हम रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको फिल कर सकें, उसको कम कर सके। फिल तो होना बहुत ही इम्पॉसिबल वाली चीज़, लेकिन उसको कम कर सके बाय टैक्सिंग द वेल्दी मोर एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर ऑफ द नीडी। तो ये कैसे होगा, रिड्यूस कैसे करेंगे, गैप को कम कैसे करेंगे,
टैक्स ज़्यादा लेंगे, जो लोग अमीर हैं उनसे टैक्स ज़्यादा लेंगे और गरीब लोगों को वेलफेयर चीज़ें यानी कि जो उन्हें ज़रूरत है, नीड की चीज़ें, उन्हें वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि अमीर लोग अपना टैक्स में ज़्यादा देंगे और ये लोग पास आएंगे, तो ये गैप थोड़ा सा रिड्यूस होगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट चार्ज हाईयर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ज़्यादा चार्ज करती है जो लोग ज़्यादा वेल्दी हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, रिच पीपल से, और उन्हीं के पैसों से ये वेलफेयर स्कीम चलाती हैं पुअर सिटीजन्स के हेल्प के लिए। तो इससे क्या हो सकता है, गैप रिड्यूस हो सकता है और इनइक्वालिटी नहीं होगा। सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो ये पूरा पार्ट जो हम पढ़े, ये सोशलिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये कैसे काम करता है, वो पढ़ें। और अब हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, मतलब सोशलिज्म का यूज़ कैसे किया जा रहा है इंडिया में। तो इंडिया इसको फॉलो करता है प्रिंसिपल को, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मीनिंग दैट द कंट्री कॉम्बाइंस डेमोक्रेसी विद सोशलिस्ट वैल्यूज। इंडिया क्या करता है कि दो चीज़ को कंबाइन करके चलाता है, एक डेमोक्रेसी और एक सोशलिस्ट। तो यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक का मतलब पहले पता है हम लोगों को कि हम लोग अपना जो हेड है गवर्नमेंट का उसको यूज, मतलब हम लोग के हाथ में पावर है कि हम लोग गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, वोट देने का राइट है, तो वो हो गया डेमोक्रेसी पावर। तो ये डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म दोनों हैं। तो ये जो वर्ड सोशलिस्ट था ये प्रीएम्बल में ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शो करता है कि इंडिया का एम है कि सोसाइटी जो हम लोग का हो वो इक्वलिटी हो, सोसाइटी में बना रहे, सोशल जस्टिस हो और सबके लिए अच्छा हो, वेलफेयर सबके लिए। एग्जाम्पल, जैसे ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लोगों को क्या करता है, ये एक स्कीम है, ठीक है, ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देता है। क्या करता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है। ये एम्प्लॉयमेंट देता है पुअर विलेजर्स को, जो लोग गरीब हैं, कि जिससे वो लोग काम कर करके अर्न करें और जिससे पॉवर्टी भी कम हो। तो एक ट्रू रिफ्लेक्शन है सोशलिज्म इन एक्शन कि ऐसे हम लोग सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं इनइक्वालिटी। तो इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि अभी इसका महात्मा गांधी, इसका नाम चेंज हो गया, तो ये देख लेना कुछ है ऐसा। तो अगर रिसेंट नाम डालना चाहो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि क्या हो गया, तो वो देख के कर लेना चेंज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिज्म, ये क्या है कि सोशलिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज पहले ही पढ़ चुके, ये रिड्यूस करेगा गैप रिच और पुअर में, ये इंश्योर करेगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट सब में इक्वली इसका डिवीजन हो, फेयरनेस के साथ, जस्टिस भी फेयरनेस के साथ हर किसी को मिले, अमीर गरीब में कोई भेदभाव ना हो, पीस और हारमोनी को बनाए रखे और सोसाइटी में जो इकोनॉमिक टेंशन है उसको रिमूव करे। डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री स्कूल एजुकेशन, मिड डे मील्स फॉर चिल्ड्रन और लो कॉस्ट हाउस और पुअर फैमिलीज। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है फ्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि फीस नहीं है, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स, और मिड डे मील जो चिल्ड्रन को दिया जाता है, लो कॉस्ट में पुअर फैमिलीज को हाउस दिया जाता है। तो इट फॉलोज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो ये सब जो कर रहा है गवर्नमेंट, तो ये इसका मतलब कि वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग अभी नीचे हैं, तो वो लोग और ऊपर उठ करके आ सके और इस गैप को रिड्यूस किया जा सके, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। वही चीज़ आएगी फिर से, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे अभी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। सोशलिज्म इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक, ये एक सोसाइटी के लिए और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका एम है कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाना, फेयरनेस लाना और सोशल जस्टिस इक्वली सबको प्रोवाइड हो वो लाना। तो ये बिलीव करता है कि इट बिलीव्स दैट वेल्थ एंड रिसोर्सेज शुड बी शेयर। ये बिलीव करता है कि जो वेल्थ है और रिसोर्सेज हैं वो इक्वली सब में शेयर हो, कोई भी रिच पीपल का उस पर ज़्यादा कंट्रोल ना हो, इक्वली चीज़ें शेयर हो। तो इसका गोल यही है कि ये इनइक्वलिटी को रिमूव करे और सारे लोगों को इक्वली चीज़ों को प्रोवाइड करे और सारे लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करे। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे अब एग्जाम्पल्स के साथ सोशलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन सोशलिज्म सारे पर्सन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो मतलब किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके वेल्थ, रिलीजन, कास्ट, जेंडर को लेकर के, सारे लोग सोसाइटी में इक्वल हैं।
गवर्नमेंट स्कूल सबके लिए है, फ्री एजुकेशन सबको दे रहा है, रिगार्डेस ऑफ देयर फैमिली इनकम, सोशल बैकग्राउंड कुछ नहीं देखेगा, वो फ्री एजुकेशन देगा। पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, सोशलिस्ट सिस्टम में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री, रेलवे, बैंक सभी कुछ आर ओन्ड एंड मैनेज बाई गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, पीपल के बिहाफ में इसको गवर्नमेंट चलाती है। एग्जाम्पल इंडिया का मेजर इंडस्ट्री रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ऑयल कंपनी, ये सब गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है प्लान जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, फाइनेंशियली इंडिया ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, और ये कब होगा, जब रिसोर्सेज अच्छे से प्रॉपरली यूज़ होंगे और हर सेक्टर तक पहुँचेंगे। इंडिया का जैसे 5 ईयर प्लान ऊपर पढ़ चुके हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या करती है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, गैप को कम करती है, अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेती है, गरीब लोगों को वेलफेयर स्कीम देती है। तो वेलफेयरिंग प्रोग्राम लाइक फ्री हेल्थ केयर, पेंशन, राशन कार्ड, ये सब सबसे क्या डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी को दिया जाता है जिससे ये गैप को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। पीपल के वेलफेयर के लिए इसका मेन गोल यही है कि ह्यूमन का वेलफेयर हो, कोई भी प्राइवेट प्रॉफिट ना कमाए। द गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, और ये स्टेप एक लेती है एक सोशलिज्म या सोशलिस्ट के ज़रिए कि लोग का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, जॉब्स वो दे और पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। तो इससे रिलेटेड स्कीम है कि जॉब्स देना, मतलब कि अगर जो लोग ये हैं 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट पुअर फैमिली को दिया जाता है जिससे वो लोग का एक स्टेबल इनकम बना रहे। क्लासलेस सोसाइटी, किसी भी तरह का डिवीजन नहीं है, रिच पुअर में, एम्प्लॉयर वर्कर में, अपर लोअर में, ये क्लासलेस सोसाइटी को फॉर्म करना चाहती है कि सभी लोग इक्वल डिग्निटी के साथ अपने जीवन को जी सकें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई भी हो वो, मतलब तुम्हारा मेन हो, वुमेन हो, जेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, अगर तुम जितना काम करोगे तो इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। मतलब अगर एक मेन और वुमेन ये दोनों क्या है, इक्वल है, अगर वुमेन और मेन इक्वल काम करे तो इक्वल पे मिलेगा। ये नहीं कि वुमेन को कम मिल रहा है, मेन को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हेल्प करती है क्लास डिफरेंसेस को कम करने में। 7 नंबर पॉइंट है कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ कंपटीशन। सोशलिज्म इनकरेजेस कोऑपरेशन अमंग पीपल, कि सब कोई कोऑपरेट करके मिलके चल सके, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन करें। पीपल साथ में काम करें, पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड इंस्टीड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन पर्सनल प्रॉफिट। पर्सनल प्रॉफिट को साइड में रखते हुए लोगों का हित सोचे, अपनी सोसाइटी का हित सोचते हुए काम करें। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर वर्क टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट्स। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर सब साथ में काम करते हैं और प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं। जैसे लोगों को एक दूसरे को सबका हेल्प करके ये लोग चलते हैं। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? In socialism, the state is responsible for protecting the rights of citizen and providing basic needs. तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, जॉब्स। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री और लो कॉस्ट में मेडिकल सर्विस देती है पुअर फैमिलीज़ को। तो ये किसके अंदर आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। तो वही चीज़ है। डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ पुअर चाइल्ड गेट्स फ्री स्कूलिंग, अगर किसी गरीब के बच्चे को फ्री स्कूलिंग मिल रही है, फार्मर गवर्नमेंट की तरफ से सीड का सपोर्ट पा रहा है, या फैमिली, कोई गरीब फैमिली राशन कार्ड से अफोर्डेबल फूड मतलब खरीद सकती है, इट रिफ्लेक्ट्स द सोशलिस्ट गोल। तो ये सब चीज़ें सोशलिस्ट गोल को फुलफिल कर रही हैं। ये चीज़ दिखाती है कि हमारे इंडिया में सोशलिस्ट है, मतलब सोसाइटी के हितों के लिए सोचा जा रहा है, ना कि पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो ये हमारा सोशलिज्म ख़त्म होता है, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड था ये चीज़। तो बहुत इजी है इसको लर्न करना, और जितने पॉइंट्स हैं वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। तो अगर खुद से भी बना के अगर लर्न हो जाए, समझ लो अच्छे से, तो खुद से भी बना करके लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि रटा हुआ चीज़ ही लिखना है, समझ के भी आप खुद से लिख सकते हो। बस पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है कि पॉइंट्स क्या था, फिर उसके अंदर तो अगर याद है तो हम खुद से भी बना करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट और शॉर्ट नोट ऑन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म वर्ड ये भी हमारे प्रियम्बल में है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। इसका मतलब होता है कि किसी भी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे इंडिया को नहीं कहा जा सकता कि वो एक हिंदू कंट्री है, या फिर वो एक मुस्लिम कंट्री है, या फिर क्रिश्चियन कंट्री है, या कोई भी कंट्री है। तो इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये सारे रिलीजन यहाँ पर मिलके रहेंगे और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इट गिव्स पीपल को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को चेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, जैसा उन्हें
जिस बिलीफ में मानना हो। तो द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर, ना गवर्नमेंट इस चीज़ में फेवर करेगी ना डिस्क्रिमिनेट करेगी कि आप किस रिलीजन से हो, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अपने इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है, बहुत सारे रिलीजन, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सब कोई मिल कर के एक साथ एक कंट्री में रहते हैं। तो और सभी कोई को गवर्नमेंट इक्वली ट्रीट करता है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। यही है सेकुलरिज्म का मतलब। सिंपल वर्ड्स में सेकुलरिज्म इंश्योर करता है कि जो रिलीजन है और गवर्नमेंट है ये सेपरेट रहे। गवर्नमेंट मतलब रिलीजन गवर्नमेंट में ना मिले, ये चीज़ रखता है, इस चीज़ को अलग रखता है। एंड एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस, और सारे लोग फ्री हैं, वो किसी भी रिलीजन में फेथ रख सकते हैं लेकिन पीसफुली। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है क्योंकि इंडिया भी ऐसा ही है, सारे रिलीजन मिलके रह रहे हैं। एज डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल में डिक्लेयर किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस मीन्स दैट जितने भी रिलीजन है, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड अदर्स, सभी कोई इक्वली ट्रीट होंगे और सारे रिलीजन्स एक साथ रहेंगे एक ही कंट्री में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज़ है। तो फीचर्स क्या है इसका? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम एवरी पर्सन को इंडिया में ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को मान सकता है। तो हिंदू क्रिश्चियन बन सकता है, क्रिश्चियन मुस्लिम बन सकता है, कोई भी बुद्धिस्ट बन सकता है, जैसा उसका मन करे वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है, गवर्नमेंट स्टॉप नहीं करेगी उसे। इक्वल रिस्पेक्ट, सारे रिलीजन को इक्वली गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीट किया जाएगा, इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, कोई भी प्रेफरेंस किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है पब्लिक हॉलीडेज, सारे देखो डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, सारे रिलीजन्स का मिक्सड अप जितना भी पब्लिक हॉलीडेज होता है वो सारे रिलीजन से रिलेटेड होता है। तो यानी कि ये फॉलो करती है गवर्नमेंट। नो स्टेट रिलीजन, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का भी कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट वर्क करती है सिर्फ सिटीजन्स की अच्छा करने के लिए, ये नहीं, नॉट जस्ट फॉर पीपल ऑफ वन रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का वो अच्छा नहीं करना चाहती कि सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी का ही अच्छा करना है या क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही अच्छा करना है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र में एक सिटीजन सिर्फ एक इंडिया का सिटीजन है, ना कि वो हिंदू, ना कि वो मुस्लिम। तो सारे सिटीजन्स को इक्वली राइट्स मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल क्या है? अनलाइक सम कंट्रीज डेट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, जैसे अदर कंट्रीज हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन है, लाइक इस्लाम इन पाकिस्तान, इंडिया हैज़ नन। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया में सब इकट्ठे रह रहे हैं मिलजुल के। रिलीजियस टॉलरेंस है नेक्स्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव टुगेदर पीसफुली, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बिलीफ को, यही है। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ अपना मतलब अलग अलग फेथ के सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मिलके फेस्टिवल्स, लाइक हिंदू फ्रेंड्स जाते हैं ईद में अपने मुस्लिम्स फ्रेंड्स के यहाँ, तो वो चीज़ सब साथ मिलके सेलिब्रेट्स करते हैं। ये क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस में लोग चर्च जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि पीसफुली सब एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करके चलते हैं। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिटिक्स। रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट अपने डिसीजन और पॉलिटिक्स को नहीं चलाएगी। रिलीजन को साइड रखना है, पॉलिटिक्स को साइड रखना है। लीडर्स से यही एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि वो जो भी डिसीजन ले वो जस्टिस और इक्वलिटी पे बेस्ड हो, ना कि रिलीजन के ऊपर बायस्ड हो। व्हेन मेकिंग लॉज, इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर हम लॉ बना रहे हैं तो हम फोकस करेंगे पब्लिक वेलफेयर पे, एक सिटीजन्स को देखते हुए, ना कि उसके रिलीजन को देखते हुए। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म इंश्योर करता है कि जो लोग स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, तो जो लोग स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटीज़ होते हैं उन्हें माइनॉरिटीज़ कहते हैं, मतलब उनका पॉपुलेशन कम है तो वो माइनॉरिटी रिलीजन हो गए। तो उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा सके। जैसे स्कूल जैसे रन करते क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कि सबको इक्वली चीज़ें मिल सकें, तो वो माइनॉरिटी होते हैं। तो सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया गया है।
और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 25 to 28, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम लोग को मतलब रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों में फ्रीडम है सारे सिटीजन्स को, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो। तो इम्पॉर्टेंस इसका क्या है, ये हेल्प करता है कि यूनिटी और पीस बनाए सके। इतना डाइवर्स कंट्री है इंडिया, इतनी चीज़ें हैं, इतने सारे रिलीजन है, लेकिन यूनिटी बना रहे। ये फ्रीडम देता है अपने बिलीफ एक्सप्रेशन, किसी भी रिलीजन पे बिलीव कर सकते हैं, तो वो चीज़ का फ्रीडम है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड जो रिलीजन है उससे बचाता है। ये सेकुलरिज्म क्या करता है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड रिलीजन से हमें बचाता है। तो ये सोसाइटी में, नेशन में हम लोग के हार्मोनी और इक्वलिटी बनाए रखता है। एग्जाम्पल्स क्या है, व्हेन अ गवर्नमेंट स्कूल एडमिट्स चिल्ड्रेन, एक स्कूल किसी भी रिलीजन के चिल्ड्रन को एडमिट करता है, कोई भी बायस्डनेस नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस सेलिब्रेट करते, वही चीज़ वापस से रिपीट हो रहा है। तो व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो इंडिया का एक मॉडल है सेक्युलरिज्म का, जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब बैकड्रॉप क्या है। तो बैकड्रॉप इसका क्या है, इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म विच मीन्स वही इक्वल रिस्पेक्ट, रिलीजन को फ्रीडम है कि फेथ हम किसी पे भी रख सकते हैं हर सिटीजन के पास। तो हाउएवर इवन दो द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज नोबल, पूरे कंट्री में है, फेयर है, तो द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हैज़ फेस्ड, लेकिन फिर भी इस हम लोग का जो मॉडल है सेकुलरिज्म को, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इसके अगेंस्ट बोला है और रियल लाइफ में इसे चैलेंज किया है। दिस criticism arise mainly because India is very diverse country, बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत सारे रिलीजन रहते हैं। तो वेयर रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल लाइफ्स एंड पॉलिटिक्स, तो ये जो रिलीजन है ये लोगों की ज़िंदगी में और पॉलिटिक्स में बहुत असर डालता है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, सिंपल वर्ड्स में, पॉलिटिकल मिसयूज़ ऑफ रिलीजन, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिक्स है, वो रिलीजन का मिसयूज़ कर रही हैं। बहुत बड़ा ये क्रिटिसिज्म है इज़ डैट सम पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रिलीजन के नाम पे वोट लेती हैं, यूज़ रिलीजन फॉर गेनिंग वोट्स इंस्टीड ऑफ कीपिंग रिलीजन। वो ये नहीं, जो चीज़ हमारे सेकुलरिज्म में लिखा गया वो चीज़ को मेंटेन नहीं करती हैं, वो चीज़ को फॉलो नहीं करती हैं कि पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसको साइड में रखते हुए पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिला करके रिलीजन के नाम पे वोट लेना और रिलीजन के नाम पे वोट देना कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग वोट देंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाता है। दे समटाइम मिक्स द टू फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, ये पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए दोनों चीज़ों को मिक्स करती हैं। इलेक्शन के टाइम पे लीडर्स अपील करते हैं कि वो कास्ट बेसिस और रिलीजन बेसिस पे वोट दें, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन, सम पीपल फील दैट गवर्नमेंट समटाइम्स उनके साथ अनइक्वल ट्रीट करती है, उन्हें उनके कम्युनिटी को प्रिविलेजेस नहीं देती फॉर सम रीजंस, फॉर सम सोशल रीजंस। दिस क्रिएट अ फीलिंग ऑफ पार्शियलिटी, तो ये लोगों में क्रिएट करता है एक फीलिंग कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रहा है, हमारे ग्रुप के साथ पार्शियलिटी हो रहा है। जैसे डिफरेंट पर्सनल लॉ एग्जिस्ट फॉर हिंदू के लिए पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, तो सारे लॉज रिलीजन वाइज अलग अलग है, जिसके वजह से अनइक्वल फील करती है। कम्युनल कन्फ्लिक्ट, और ये सब चीज़ें होता है तो लोगों में फिर कम्युनल कन्फ्लिक्ट होता है। डिस्पाइट भी एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम्युनल राइट्स, रिलीजियस टेंशन अदर ग्रुप्स में बने रहते हैं, जिससे एक ट्रू सेकुलरिज्म फुली प्रैक्टिस नहीं हो पाता सोसाइटी में, ना ही हारमोनी बन पाता, ना ही पीस रह पाता है, वही कन्फ्लिक्ट होते रहता है बस। तो वायलेंट क्लैशेस होते रहता है कम्युनिटीज़ में रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर, तो ये हमारे पीस और हार्मोनी और यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन सोसाइटी, रिलीजियस लीडर और ग्रुप्स पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ओपिनियन से और पॉलिटिकल डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। दिस वीकेंड सेकुलर, तो ये सेकुलरिटी को वीक करता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ रिलीजियस ग्रुप प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉज बेस्ड ऑन फेथ इंस्टीट्यूट ऑफ, तो एक रिलीजियस ग्रुप गवर्नमेंट के लॉज को वो करे, मतलब जस्टिस को कन्फ्लिक्ट करे, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, मेनी सिटीजन्स डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो पूरी तरीके से सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब नहीं समझ पाते। दे ऑफन बिलीव इट मीन्स सपोर्टिंग देयर ओन रिलीजन, उन्हें ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म में मतलब होता है कि अपने रिलीजन को सपोर्ट करना, ना कि अदर को। तो दिस इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और हमारे सेकुलरिज्म को ये वीक करती है। ये रियल पर्पस नहीं है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म मतलब ही होता है कि सारे रिलीजन को हम लोग को
क्या बोले, कोऑपरेट करके साथ में चलना है, एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ चलना है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना कि अपने रिलीजन के साथ चलना है, ऐसा नहीं है, सारे को लेकर के साथ चलना है। तो सम पीपल बिकम इनटॉलरेंट टूवर्ड अदर रिलीजन्स ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, क्योंकि उनके पास ना तो एजुकेशन है, ना वो अवेयर हैं इस चीज़ से लेके, उन्हें नहीं पता है, उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, जिसके वजह से वो अदर रिलीजन के साथ मिसबिहेव करते हैं। Double standard by the government. Sometimes the government try to please all communities at once to maintain vote or peace, leading to double standards. This create confusion and mistrust. कभी कभी गवर्नमेंट सारे कम्युनिटी से मेंटेन पीस, मतलब कम्युनिटी के नाम पे वोट मांगना, तो ये चीज़ दिखाता है कि गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है सेकुलरिज्म पे। जैसे प्रोवाइड स्पेशल सब्सिडीज और एग्जेम्पशन फॉर वन रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन पे सब्सिडी देना, छूट देना, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई चीज़ निकालना, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई स्कीम निकालना, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड दिखता है कि वो कैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सिर्फ वोट के लिए उसको प्रमोट कर रही है और अनफेयर डिसीजन ले रही है। चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड लॉ, तो ये लोगों को समझना चाहिए और सेकुलरिज्म का रियल मीनिंग को जानना चाहिए और अवेयर होना चाहिए इस चीज़ें से। नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड लॉ। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेयर रिलीजियस फ्रीडम शुड एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुड बिगिन। ये चीज़ गवर्नमेंट को डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम कहाँ से पे ख़त्म हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस में गो अगेंस्ट अगेन ह्यूमन राइट, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाती हैं और इक्वालिटी को चैलेंज करती है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन येट आर प्रोटेक्टेड एज रिलीजियस कस्टम। तो कितने रिलीजियस कस्टम है जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन में, अगेंस्ट रहते हैं वुमेन में। तो ये चीज़ क्या है, वुमेन का ये जो ह्यूमन राइट है, पर्सनल राइट है, उसको वो चीज़ चैलेंज किया जा रहा है एक रिलीजन को पे बेस्ड होकर के, रिलीजन प्रैक्टिस बोल करके ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। 8 नंबर है मीडिया एंड सोशल डिवीजन। समटाइम्स मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म हेट और फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करती है रिलीजियन से रिलेटेड, जो कि सेकुलरिज्म के आइडिया को वीक करता है। अगर लोग गलत सुनेंगे तो गलत ही समझेंगे, वो चीज़ है। तो इन डेली लाइफ एग्जाम्पल में क्या है, एक स्कूल में स्टूडेंट को डिफरेंटली ट्रीट किया जाना उसके रिलीजन बेस्ड पे, एक कंपनी में पीपल को एक कम्युनिटी के ऊपर हायर किया जाना पर्टिकुलर, इट गोज अगेंस्ट सेकुलर वैल्यूज़। तो ये सब सेकुलर वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाता है। ट्रू सेकुलरिज्म वही है कि सभी एवरी वन शुड बी इक्वली ट्रीटेड, मतलब सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, सेम ट्रीट किया जाए, नो मैटर देयर रिलीजन। उनका रिलीजन क्या है वो एकदम ही नहीं देखा जाए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनको एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन देखा जाए। तो ये हो गया हमारा सेकुलर। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जिसमें पावर जो है वो पीपल के हैंड में है। गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर जो है वो पीपल के हैंड में है। डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है जिसमें पावर जो है वो पीपल के हाथ में है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये डेमोक्रेसी वर्ड ये 2 ग्रीक वर्ड से मिला है। पहला है डेमोस जिसका मतलब है पीपल, और सेकंड वर्ड है क्रेटोस जिसका मतलब है पावर और रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास, सिटीजन्स के पास राइट है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सके और डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके डायरेक्टली और अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, या तो डायरेक्टली या तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया। तो ये किस पे बेस्ड है, फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस के आइडिया पे बेस्ड है ये डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं विलेज लेवल पे और पार्लियामेंट लेवल पे। तो मेन फीचर क्या है, पहला है गवर्नमेंट बाय द पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इज डैट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, गवर्नमेंट फॉर्म होती है बाय द पीपल, पीपल लोग चूज़ करते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के मेथड से। तो इंडिया में सिटीजन्स जो भी 18 साल के ऊपर है वो वोट देते हैं और इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए।
सिटीजन्स वही चीज़ है, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि लॉ के नज़र में सब इक्वल है, कास्ट, रिलीजन, जेंडर में कोई भेदभाव नहीं है। पुअर, फार्मर, रिच, बिजनेसमैन सबके पास सेम राइट है वोट करने का। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी में कोई भी लॉ के मतलब ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है। तो एवरी एक्शन, जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम को नज़र में रखते हुए ही एक्शन लिया जाएगा, यानी कि जो भी हम लोग करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए ही करेंगे। अगर एक लीडर क्राइम को कमिट करता है तो कोर्ट उसे पनिश करेगी, चाहे वो कोई भी हो। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, रिलीजन और विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल को इनजस्टिस से बचाना और उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, पीपल पीसफुली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है और अपने राइट्स का यूज़ कर सकती है पॉलिसीज़ को डिसएग्री करके। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है टू द पीपल को हिसाब देना पड़ेगा, जैसे बजट शो होता है, हर चीज़ बताया जाता है। लीडर मस्ट एक्सप्लेन देयर एक्शन, तो लीडर्स मस्ट एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिसीजन, तो लीडर को एक्सप्लेन करना होगा अपने एक्शंस को भी और अपने डिसीजंस को भी। जैसे इलेक्शन के टाइम पे पीपल कैन वोट आउट लीडर्स हु फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, इलेक्शन के टाइम पे जो लोग अपने ड्यूटी को अच्छे से, जो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती है तो पीपल अपने वोट के थ्रू उसे चेंज कर देते हैं। मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स, मतलब डेमोक्रेसी डिसीजंस आर मेड बाय द मेजॉरिटी बट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, जो डेमोक्रेसी डिसीजन मेजॉरिटी को देखते हुए लिया जाता है लेकिन माइनॉरिटी का राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इफ़ द मोस्ट पीपल बिलोंग, अगर मोस्ट पीपल एक ही रिलीजन को बिलोंग करें तो द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली, तो सारे रिलीजन्स को लॉ ऐसा बनाया जाए जो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, सिटीजन्स फ्री हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को पीसफुली, जैसे जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्डिनरी सिटीजन सब कोई डिस्कस करते हैं पब्लिक इशू ओपनली। पीरियोडिक इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन होते हैं सो डैट पीपल कैन चूज़ और चेंज देयर, चूज़ करे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जो हैं अगर वो सही काम नहीं करें तो उसे चेंज करे, चेंज। तो एग्जाम्पल क्या है, जनरल इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड एवरी 5 years, हर 5 साल में इलेक्शन होता है और पार्लियामेंट के लिए मेंबर चूज होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि कोर्ट फ्री डिसीजन ले और फ्री जस्टिस, मतलब एक किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के जस्टिस ना प्रोवाइड करे, वो फेयर डिसीजन ले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई भी लॉ को कैंसिल कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। तो ये हो गया। डेमोक्रेसी का टाइप्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होता है पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, और जैसे स्विट्ज़रलैंड में है सिटीजन्स वोट ऑन इम्पॉर्टेंट लॉज डायरेक्टली, कोई भी इंपॉर्टेंट लॉ पे सिटीजन जा करके वोट करेंगे, नहीं ये लॉ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट है मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, मतलब पीपल के बिहाफ में वो जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किए हैं वो डिसीजन लेंगे। तो ये अपना इंडिया में चलता है। तो इंडिया फॉलो दिस सिस्टम, हम लोग MP MLAs को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट को प्रोटेक्ट करता है, इक्वल जस्टिस देता है, गवर्नमेंट को चेंज कर देता है पीसफुली, और नेशनल डेवलपमेंट और पीपल्स का पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है। व्हेन अ सिटीज़न, अगर कोई सिटीज़न वोट कास्ट करता है इलेक्शन में तो वो पार्टिसिपेट करता है डिबेट में और अपना ओपनली, वो फ्रीली अपने ओपिनियंस को रख सकता है। तो ये पूरा पार्ट हो गया डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन रिपब्लिक। तो द टर्म रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक वो कंट्री होता है जिस कंट्री में जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का जो हेड है वो पीपल लोग चूज करे उसको, तो वो कंट्री रिपब्लिक कंट्री हो जाता है। आइदर डायरेक्टली चूज करे और इनडायरेक्टली, जो दो मेथड डेमोक्रेसी का बताया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये दो मेथड से पीपल अपने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, हेड को चूज कर सकते हैं। तो पीपल का रोल हो, इन शॉर्ट पीपल का जिसमें रोल हो तो वो चीज़ हो जाता है, तो वो कंट्री रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को चूज किया गया पीपल के द्वारा। इट स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू अ मोनार्की वेयर द हेड ऑफ द स्टेट लाइक अ किंग और क्वीन होल्ड पावर बाय बर्थ एंड रिमेन इन ऑफिस फॉर लाइफ। लेकिन अलग जगहों पे, जैसे कि ये मोनार्की के एकदम खिलाफ है, एक रिपब्लिक हो गया जिसमें पीपल लोग कहाँ थे, लेकिन मोनार्की, जो कंट्री में मोनार्की होता है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो किंग और क्वीन होते हैं, और ये बाय बर्थ चूज़ किया जाता है और वो पूरे जीवन चलता रहता है। वो मर गया तो उसका बेटा, राजा का बेटा राजा बने, तो वो सिस्टम है मोनार्की।
इन अ रिपब्लिक में पावर जो होता है वो पीपल के हाथ में होता है। एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन, और सारे वो पब्लिक ऑफिसेज एवरी सिटीजन्स के लिए ओपन है। ये सिटीजन बेस्ड है, सिटीजन बेस्ड ऑन मेरिट एंड इक्वालिटी, ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। नॉट ऑन फैमिली बैकग्राउंड और रॉयल लीनिएज, ये रॉयल लीनिएज कहाँ आप कितने अमीर हो कितने पुराने उससे वो नहीं देखता, ये फैमिली बैकग्राउंड को भी कंसिडर नहीं करता। इसका मेन है सिटीजन्स को मेरिट पे और इक्वालिटी पे जज करना। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है जो कि जैसा प्रीएम्बल में लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस मीन्स द रियल पावर बिलोंग्स टू द सिटीजन्स, मतलब वी द पब्लिक पीपल ऑफ इंडिया। तो यही चीज़ है कि हाथ पावर किसके हाथ में है, सिटीजन्स के हाथ में। फीचर्स क्या है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट को चूज कौन करेगा, इलेक्शन के थ्रू, उसके पोजीशंस को पब्लिक। इन रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन थ्रू एन इलेक्शन एंड डज नॉट इनहेरिट द पोजीशन, इलेक्शन के थ्रू जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्शन के थ्रू जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चूज होगा, ना कि इनहेरिट पोजीशन, मतलब वो राजा का बेटा राजा ऐसा नहीं बनेगा, वो इलेक्शन के थ्रू चूज होगा। एग्जाम्पल, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सब 5 ईयर के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट को चूज करती है। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन चूज किया है, हम लोग चूज किए, मतलब पीपल। फिक्स टेन्योर के लिए चूज होती है जो हेड ऑफ द स्टेट है, एंड अदर ऑफिशियल्स है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपना काम करेगी कि कोई भी पावर का मिसयूज ना हो सके, अगर वो गलत काम करे तो चेंज भी किया जा सके। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व 5 ईयर्स के लिए सर्व करती है और न्यू इलेक्शंस फिर से होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन्स, कानून के नज़र में सब इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा बर्थ और पोजीशन को लेकर के। इवन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन बी क्वेश्चन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कानून अगर वो तोड़ेंगे तो, कोई भी भेदभाव नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, रिपब्लिक जो भी कंट्री रिपब्लिक है, जैसे अपना इंडिया रिपब्लिक कंट्री है, तो द पीपल के हाथ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकती है, और वो गवर्नमेंट पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे ये देख सकती है। तो थ्रू रेगुलर इलेक्शन सिटीजन्स चूज करते हैं न्यू लीडर इफ़ द करेंट वंस फेल टू परफॉर्म, अगर करेंट जिसे पहले बनाए थे वो अच्छा काम ना करे तो फिर इलेक्शन में वो चेंज कर सकती है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊपर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो सारे एंड एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स, तो सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इफ़ एनी लॉ और एक्शन गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट उसे कैंसिल कर देगी, अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो। 6 नंबर है नो हेरिडिटरी रूल्स, कोई भी हेरिडिटरी रूल्स नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा, वही चीज़ बार बार। इन अ रिपब्लिक लीडरशिप पोजीशन आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, एवरी सिटीजन्स के पास अपना राइट है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का, कोई भी ऐसा नहीं है कि अभी जो है उसका ही बेटा फिर से वो बने, वो सब चीज़ नहीं। अनलाइक मोनार्की, जैसे यूके में मोनार्की है और सऊदी अरेबिया में जहाँ पावर इनहेरिटेड है, इन इंडिया एनीवन कैन, कोई इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है बेस्ड ऑन मेरिट। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स, जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक इंश्योर्स दैट द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सबके राइट्स और फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करें ये रिपब्लिक इंश्योर करती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो सारे लोगों को मिले। तो डिफरेंस बिटवीन मोनार्की और रिपब्लिक है, बस जान लो, इसका तो क्वेश्चन नहीं आएगा रिपब्लिक और मोनार्की का, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अपने पॉइंट्स में ऐड कर देना। तो बेसिस क्या, हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्की में हेड होता है किंग और क्वीन, और रिपब्लिक में जो पीपल चूज करे वो हेड होता है, ये इनहेरिटेड होता है, इसको पीपल चूज करते हैं। टेन्योर लाइफ टाइम के लिए होता है, वो मर गया तो फिर दूसरा बनेगा, और ये फिक्स पीरियड होता है 5 ईयर्स के लिए। सोर्स ऑफ पावर क्या है, बर्थ और फैमिली, जन्म ले लिया उस फैमिली के हैं तो पावर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल है यूके, सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूएसए, फ्रांस है रिपब्लिक का एग्जाम्पल। तो व्हेन सिटीजन्स वोट इन इलेक्शन टू चूज देयर लीडर्स लाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, तो वो अपने राइट का यूज़ कर रहे हैं और वो एक रिपब्लिक को मतलब इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, वो सही से वोट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो दिस मीन्स लीडरशिप इज अर्न थ्रू पीपल चॉइस, इसका मतलब कि लीडरशिप कमाया जा सकता है पीपल के चॉइस पे, ना कि इनहेरिटेंस। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे।
तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अदर चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझें, बार बार वीडियो को देखें और चीज़ों को क्लियर करें, और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें। और सजेशन भी दिया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्लेलिस्ट को आप लोग अच्छे से देखें और चैनल के साथ बने रहें, जिससे आपको सजेशन मिल सके। सजेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप नेक्स्ट एडू चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।